हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग एक्सेस। सबसे पहले मैं सभी का थैंक यू करना चाहता हूं कि आपने इस चैनल को बहुत सपोर्ट किया और आगे भी करोगे। इसी तरह मैं वीडियो शेयर करता जाऊंगा ताकि आपको आसानी हो चैप्टर पढ़ने में, समझने में। और एक वीडियो हर चैप्टर के बाद अलग से अपलोड होगी ताकि क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो जाए। और वही क्वेश्चन आंसर चाहे वो सीबीएसई पैटर्न हो, चाहे वो एनसीईआरटी पैटर्न हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड पैटर्न हो, तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पड़े होंगे। तो आई होप कि आपको ये भी टॉपिक समझ आएगा। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस के ऊपर। लेट अस डिस्कस। ये पार्ट हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चल रहा है। हमने क्या किया था कि केमिकल रिएक्शन की इंट्रोडक्टरी पोर्शन किया था। उसके बाद हमने क्या किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। कैरेक्टरिस्टिक्स करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशंस। अब हमें केमिकल इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ी और ये होती क्या है। तो हम क्या करते हैं, हर एक चीज को छोटा करके लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मेरे पास मान लो 1 किलोग्राम कोई चीज है। मैंने जब भी एक इस यूनिट की बात की तब आपको एक दिमाग में आया होगा कि ये किसी का वेट है, तो हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 kg, कुछ ऐसा ही लिखेंगे। तो इसीलिए हमने केमिकल इक्वेशन का यूज किया ताकि हमें बहुत बड़ी अल्फाबेटिकली वर्ड्स ना लिखने पड़े। जैसे कि मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो आपको बोला जाए दैट हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड। आप क्या करोगे, आपको ये लिखना पड़ता था पहले कि आप लिखोगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन हाइड्रो ऑक्साइड। हमें ये लिखना पड़ता था ऐसे, और ये मीनिंग बहुत बड़े चले जाते हैं। हमारे पास ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनका नाम बहुत लंबा होता है। तो हमने क्या कर दिया, इसे कंसाइज करके लिखा और इसके मीनिंग हमें प्रॉपरली समझ आने लगे। तो हमने क्या किया, इन कंपाउंड्स और इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया इनके सिंबल फॉर्म से। जैसे कि अब किलोग्राम को हमने यूज किया था केजी के साथ। अब हाइड्रोजन का हमारे पास सिंबल क्या होता है, H। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। और हमने क्या किया, इस रिएक्शन को लिख दिया और लिखने के बाद ये रिएक्शन कुछ इस तरह से बन गई। हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड ऐसे बन गया। तो हमें यहां से दिख रहा है कि टाइम किस में कम लग रहा है, इसमें कम लग रहा है। तो हम टाइम जहां ज्यादा लग रहा है वो चीज क्यों यूज करें, हम टाइम को बचाने के लिए ये यूज करते हैं। और केमिकल इक्वेशन का यूज ही ये है ताकि हम बड़े अल्फाबेटिकली वर्ड्स को छोटे सिंबल और फॉर्मूला बेस से इक्वेशन को कंप्लीट कर पाए। तो ये था इसका एक्चुअल मोटिव कि हमने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया किसके साथ, फॉर्मूलाज के साथ और सिंबल्स के साथ। ये इसका सिंबल क्या हो गया, हाइड्रोजन का H। ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो गया, O। और हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका सिंबल जो बन रहा है हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। हम यहां पे अब अगर आपको बोले कि क्वेश्चन है when hydrogen is react with oxygen then what the product is, आप क्या बोलोगे, हाइड्रोक्साइड। We can write this symbolized form hydrogen plus oxygen O and it forms hydroxide। ये था इक्वेशन का मतलब कि केमिकल इक्वेशन हमने यूज की, एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा। और ये मेथड को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड राइटिंग। क्या बोलेंगे, शॉर्ट हैंड राइटिंग फॉर केमिकल इक्वेशंस। अभी आपको और एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि कैसे हम सिंबलाइज करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आया आपको कि जिंक व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड
then it gives zinc sulfate, and हाइड्रोजन। सो अभी मैं इतने बड़े लेटर क्यों यूज करूं, किस पर्पस के लिए यूज करूं, ताकि मेरा टाइम वेस्ट हो? नहीं, मैं नहीं यूज करना चाहता इसको, ताकि मेरा टाइम बच जाए और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊं। तो मैं क्या करूंगा, जिंक का जो सिंबॉलिक फॉर्म Zn है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से H2SO4। देन जब ये रिएक्ट हो जाएगा तब हमारे पास क्या मिलेगा, इन्होंने हमें बता दिया रिजल्ट, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। सो हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी है कि इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके सिंबॉलिक फॉर्म से और इसके फॉर्मूला से। जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। सो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले वी हैव टू नो अबाउट द सिंबल ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। कैसे, कौन कौन से सिंबल हम याद रखें, मैं यहां पे कुछ लिख देता हूं। अगर आपको कोई नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को बता देना, और फर्दर आप अपनी बुक्स में चेक कर लेना कि कौन कौन से सिंबल का क्या क्या मीनिंग है। मैं कुछ यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। NaLiCu Zn HCl NO F Mg Fe और KI। सो ये मैंने कुछ लिखे हैं। अगर हम इनको बोलें कि इनका मीनिंग क्या है, सो Na सिंबल है किसका, सोडियम का। देन Li इज लिथियम, Cu इज कॉपर, जिंक इज फॉर, Zn इज फॉर जिंक, H फॉर हाइड्रोजन, ये आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक पे। Cl फॉर क्लोरीन, N for nitrogen, then oxygen, fluorine, magnesium, Fe means iron, K means potassium, आयोडीन। उसके बाद हमारे पास Hg Ag Au। सो Hg हमारे पास होता है मरकरी के लिए, मरकरी। Ag हमारे पास है सिल्वर के लिए, और Au है हमारे पास गोल्ड के लिए। सो और एक और बता देता हूं आपको, SO4 क्या है, सल्फेट है, सल्फेट। ये कई बार आपको मिल जाएगा, जैसे H2SO4, ZnSO4, BaSO4। सो आपको सिंबल याद करने पड़ेंगे कि आप अच्छे से इस केमिकल इक्वेशन को लिख पाओ। और जब भी आपको बोला जाए कि सोडियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो आपको सोडियम लिखने की बजाय सिर्फ आप क्या लिखो, इसके सिंबल फॉर्म Na, और ऑक्सीजन की क्या लिखो आप, सिंबल फॉर्म ऑक्सीजन। सो ये आप लिख लेना, तो आपको अच्छे से याद कर लेना इसको। जो भी जैसे जैसे आता जाएगा हम केमिकल रिएक्शन के साथ लिखते जाएंगे और वहीं पे हम समझते जाएंगे। अगर आपको पूछा जाए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि क्या एक केमिकल इक्वेशन हमें सारी इंफॉर्मेशन दे सकती है? इज दिस पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? तो यहां पे हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं कि ये कंडीशंस अगर केमिकल इक्वेशन में हमें दिख रही हैं, ये टर्म्स हमें दिख रही हैं, तो हमें पता लग जाएगा
कि स्टेट कौन सी थी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की स्टेट कौन सी आ गई, और उसके बाद जो स्टेट चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है। वहां पे हमने हीट चेंजेस की है, जो टेम्परेचर जो अप एंड डाउन हो रहा है वो कैसे दिख रहा है, हमें कैसे पता लगेगा, तो अभी हम उसको देखेंगे। तो हमारे पास जो केमिकल इक्वेशंस है उसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए और कैसे चेक करेंगे टू मेक इट इंफॉर्मेटिव। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास हीट चेंजेस, हीट चेंजेस। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कंडीशंस। अब इंफॉर्मेटिव का मतलब यहां पे हमें क्या समझाएगा या हम क्या समझना चाहते हैं। मान लो एक आपके पास एक कार खड़ी हुई है और आपने उसके बारे में सब कुछ बताना है, उसे देख के कैसे पता लगेगा। पहली बात तो हम उसके लोगो से देख के बताएंगे वो किस कंपनी की है, देन उसके कलर के बारे में बताएंगे। अगर उसकी नंबर प्लेट आपको पता है कि ये किस स्टेट से है तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती है। और अगर उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो किस पर्सन से रिलेटेड है, उसका ऑनर कौन है, ठीक है, उसके टायर्स किस कंपनी के बने हैं। ये सभी अगर उसके ऊपर लिखा है तभी हम बता पाएंगे ना कि इस कार का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये कहां से आई है, किससे बिलोंग करती है, इसकी कंपनी कौन सी है, इसका ऑनर कौन है। तो ये हम सारी चीजें कैसे बताएंगे अगर ये उसके ऊपर लगी होंगी या उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे या उसके ऊपर लोगो लगा होगा। सेम एज दैट अगर हमने केमिकल इक्वेशन को बताना है कि इसकी कंडीशन क्या है, हमने क्या क्या चीज यूज की है, तो अगर उसके साथ हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लगा दें कि हमें इजीली से हम उसको बता पाए कि यहां पे कौन कौन सी चीज रिएक्ट कर रही है, कौन कौन सी चीज बन रही है। सो हम पहली एग्जांपल को रिलेट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से फिजिकल स्टेट के साथ। फिजिकल स्टेट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो हम यूज कर रहे हैं, अभी भी हमने एग्जांपल ली थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसा कुछ हमने अभी लिखा था तो मैं वही यूज करूंगा। मान लो मैं इस पॉइंट को आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि फिजिकल स्टेट में अगर मैं मैकेनिकल रिएक्शन लिख रहा हूं तो वो इंफॉर्मेटिव कैसे हो सकती है। पहली बात तो फिजिकल स्टेट में क्या क्या स्टेट्स आएंगी, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक तो सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैस। उसके बाद एक और चीज है यहां पे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस। ये एक्वस वर्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद लिक्विड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप सभी को पता होगा। सो मैं दोबारा से लिख रहा हूं, सॉलिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, लिक्विड को एल के साथ, गैस को जी के साथ और एक्वस सॉल्यूशन को ए क्यू के साथ। एक्वस सॉल्यूशन एक्चुअल में है क्या, एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि जो सॉल्यूशन वाटर की वजह से बन रहा है, जहां पे वाटर की प्रेजेंस है और उस सॉल्यूशन में वाटर की वैल्यू भी है, तो हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। सो यहां पे इसका मतलब क्या है कि जहां पे वाटर से कोई सॉल्यूशन बन रहा है वो हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको ये क्या चीज शो करेगा किसी चीज के बारे में कि उस रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस सॉल्यूशन है। मान लो कि मेरे पास एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या चीज है हमारे पास, ये हमारे पास हमने आज तक जितना भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन हमारे पास हमेशा क्या है, गैस, और ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या है, गैस। और जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स H2O, H2O। अब H2O हमारे पास क्या बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। कौन सी फॉर्म में बनेगा, लिक्विड फॉर्म में बनेगा। सो लिक्विड फॉर्म में बनने का मतलब अब हमें यहां से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। मान लो ये आपको रिएक्शन दी हुई है, अगर आपको पूछा जाए कि इसके बारे में कुछ लिखो कि क्या पता लग रहा है आपको यहां से। सो जीस के बारे में क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन है कोई एलिमेंट, वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में।
सेम एज दैट फॉर ऑक्सीजन। लेकिन जब ये दोनों आपस में ऐड हुए, रिएक्ट हुए एटम्स, तो इसने क्या बना दिया, एक लिक्विड फॉर्म का मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, H2O। किस फॉर्म में मिला, लिक्विड फॉर्म में। तो हमें क्या पता लगा, यहां से फिजिकल स्टेट के बारे में हमें पता लग चुका है कि फिजिकल स्टेट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको ये इक्वेशन दी गई हो और कोई भी इक्वेशन दी गई हो, साथ में उसके ये लगा हुआ है और आपको बोला जाए कि ऑब्जर्व करके बताओ कि रेक्टेंट में जो प्रोडक्ट है, सॉरी जो रेक्टेंट में जो हमने मटेरियल लिया है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, तो आप सही में बता सकते हो किस स्टेट में प्रेजेंट है अगर ये सारी चीजें आपको लगी हुई हैं इक्वेशन के साथ। सो यही मतलब था मेरा समझाने का कि फिजिकल स्टेट हमें पता करके बता सकती है कि केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में कौन सी स्टेट में है। सो ये तो हमारे पास रिएक्टेंट था और ये हमारे पास प्रोडक्ट था। तो प्रोडक्ट हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है और रिएक्टेंट हमारे पास कौन से फॉर्म में था, गैसियस स्टेट में था, ठीक है। और उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है हीट चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीट चेंजेस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हीट के बारे में। हीट का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि कुछ टेम्परेचर की बात करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने यही पढ़ा था कि वहां पे टेम्परेचर होगा। अब जहां पे टेम्परेचर होगा हमने वहां पे दो बातें पढ़ी थी। कौन कौन सी बातें पढ़ी थी कि या तो वहां पे क्या होगा, हीट प्रोवाइड होगी, और या फिर वहां पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। कुछ ऐसे ही पढ़ा था हमने। तो इसको हम केमिकल इक्वेशन के साथ कैसे रिलेट करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हीट चेंजेस का हमारे पास सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ट्रायंगल शेप में। जहां पे भी ऐसा कोई सिंबल लगा होगा वहां पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे होंगे। तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि हमने हीट लिख दिया ऊपर, आपको हमेशा इक्वेशन के इस एरो के ऊपर ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, ट्रायंगल जैसा दिखेगा। वहां पे हम बोलेंगे या तो हीट प्रोड्यूस हुई है या हमने हीट प्रोवाइड की है, कुछ ना कुछ देखेंगे अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ठीक है। तो अभी मैं एक इक्वेशन आपको लिख के बता रहा हूं कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको। मान लो हमने कोई एग्जांपल लिखनी है, कैसी एग्जांपल लिखें, जैसे कि हम घर पे क्या करते हैं जब सर्दियां आती हैं, जो हमारे पास कोल होता है उसको हम जलाते हैं, ठीक है। वो किस वजह से जल रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। तो हमने क्या किया, उस कोल में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारे पास, एलिमेंट कार्बन। सी को हमने रिएक्ट करवाया, कार्बन को हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है ना, और फायर क्या, वहां पे आग लग रही होती है, तो जब आग लग रही है तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब इसका क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कोई ना कोई एनर्जी निकल रही है। और वो एनर्जी किन वजह से निकल रही है, कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से। सो यहां पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है साथ में, और उसके साथ हमारे पास हीट एनर्जी निकल रही होती है। सो यहां पे हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगी। तो हमने क्या देखा, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इसने क्या प्रोडक्ट बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारे पास था सॉलिड फॉर्म में, ये हमारे पास था गैसेस स्टेट में, और ये हमारे पास क्या बन गई, गैस, ओके। उसके बाद हीट एनर्जी हमारे एनर्जी की फॉर्म में आ गई है। सो यहां पे हमें क्या पता लगा कि टेम्परेचर हीट एनर्जी की वजह से हमें पता लग गया कि यहां पे हीट निकल रही है। किस वजह से निकल रही है, कार्बन ऑक्सीजन के रिएक्ट करने की वजह से। कार्बन और ऑक्सीजन किस स्टेट में है, कार्बन है सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन है गैसीय स्टेट में। उसके बाद प्रोडक्ट किस स्टेट में बन गया, गैस स्टेट में। तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी हो गई, फिजिकल स्टेट कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट, हमारे पास वहां से एनर्जी निकल रही है, वहां का टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो जब टेम्परेचर राइज कर रहा है तो हीट एनर्जी निकल रही है, एक एनर्जी की फॉर्म में निकल रही है। तो हमने यहां पे क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो हीट चेंजेस है, हीट का वहां पे चेंज हो रहा है। जब हीट का चेंज हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट कौन सी है। सेकंड पॉइंट की वजह से हमें टेम्परेचर का पता लगे कि राइज हो रहा है या डाउन जा रहा है। सो यहां से कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो चुकी है।
अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है, और उससे पहले एक एग्जांपल और करते हैं हम। ये एग्जांपल हमने की हीट एनर्जी जब प्रोड्यूस हुई। सो ये कौन सी रिएक्शन होगी? अगर आपको याद हो तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इस रिएक्शन का क्या नाम है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहां पे हीट क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल करेंगे, टेम्परेचर की ही एग्जांपल करेंगे। यहां पे एनर्जी मिली थी और किसी और जगह पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सी थी? फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल है कि किसी चीज को हम समझ ले अच्छी तरह से, वहां पे हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फिजिकल स्टेट भी होगी, टेम्परेचर भी होगा। ठीक है, सो हम बात करेंगे कि मेरे पास CO2 है, ऑक्सीजन है, उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बनेगा मेरे पास? C6H12O6। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट बन चुका है। इसके साथ और क्या बनेगा? ऑक्सीजन, उसके बाद वाटर। ठीक है, अब ये मेरे पास इक्वेशन है कुछ इस तरह की। इस इक्वेशन को कंप्लीट करके बताना है हमें कि इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, केमिकल स्टेट क्या होगी, और सॉरी केमिकल स्टेट तो है ही, फिजिकल स्टेट में कौन कौन सी स्टेट होगी, सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैसियस स्टेट कौन सी है, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, वो आगे बात करेंगे हम। यहां पे टेम्परेचर क्या है, प्रोवाइड किया जा रहा है या प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये हमने नोट करना है। तो यहां पे मैंने देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास क्या है? गैसियस स्टेट में। उसके बाद हमारे पास क्या है? जो वाटर है वो कौन सी स्टेट में है? ये लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, देन उसके बाद यहां पे फोटोसिंथेसिस जब हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? सनलाइट का, और क्लोरोफिल भी कुछ होता है यहां पे, इसकी बात बाद में करेंगे। सो सनलाइट किस फॉर्म में होता है? हीट की फॉर्म में। तो हीट की फॉर्म में होगा तो हम इसे बोल देंगे कि यहां पे एनर्जी है कोई ना कोई, ये एनर्जी हमें देनी पड़ी। यहां पे अगर हमें एनर्जी देनी पड़ी तो हीट प्रोवाइड करवाई हमने, हीट प्रोवाइडेड। जहां पे हम हीट प्रोवाइड करवाएंगे वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो अभी हमारे पास ग्लूकोज बन चुका है। ठीक है, सो ग्लूकोज बनने के बाद हमारे पास ये गैसियस स्टेट में और ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। तो यहां पे हमें फिजिकल स्टेट भी दिख रही है, केमिकल स्टेट तो है ही, और उसके बाद हमें इसका टेम्परेचर पता लग रहा है। यहां पे हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया, मतलब नेचर ने यहां पे किसको प्रोवाइड करवाया? उन प्लांट्स को। हीट एनर्जी यहां पे सनलाइट की वजह से मिली, और फिर उन्हें क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया, ये सारे प्रोडक्ट मिल गए। और उसके बाद कौन सी रिएक्शन ये बनी हमारे पास? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा सेकंड पॉइंट कवर हो रहा है यहाँ पे कि हीट चेंजेस हैं जहां पे, वहां पे हम केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा वो हम देखते हैं। सो थर्ड पॉइंट है हमारा कंडीशंस। कंडीशंस क्या हो सकती हैं? कौन सी कंडीशन हो सकती है? कंडीशन को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल समझनी पड़ेगी जो हम घर पे देख लेते हैं हमारी डेली लाइफ में। कैसे? मान लो आपको बोला जाए कि आपने चीज बनाना है, पनीर बनाना है, तो आप क्या करोगे? रिएक्ट करवाओगे किसी खट्टी चीज को, किसके साथ? दूध के साथ। मतलब व्हेन वी रिएक्ट सम सॉर थिंग विथ मिल्क, इट प्रोवाइड बटर और चीज। ऐसा ही कुछ होता है कि हम उन्हें वहां से हम दही भी बना लेते हैं, वहां से हम पनीर भी बना लेते हैं। तो रिएक्शन हुई, तो बिना खट्टी चीज के या बिना किसी सॉर सब्सटेंस के क्या ये पॉसिबल था कि हम दूध से दही बना लें? नहीं पॉसिबल था। वहां पे कंडीशन क्या हो गई कि आपको कोई ना कोई सॉर सब्सटेंस चाहिए। ठीक है, रिक्वायरमेंट किसकी होगी? सॉर सब्सटेंस की। वैसे ही मान लो आपको बोला जाए कि एक रिएक्शन हमने अभी अभी देखी है,
फोटोसिंथेसिस की। वहां पे हमने क्या देखा कि किन किन चीजों की कंडीशन होगी वहां पे, कौन सी कंडीशन थी। जैसे कि मान लो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, H2O था, कंडीशन हमारे पास अब क्या होगी आप मेरे को बता सकते हो। और हमारे पास प्रोडक्ट बना है C6H12O6 प्लस H2O प्लस C। सो यहां पे कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहां पे है कि ये वाली, अगर हीट ना होती क्या ये पॉसिबल था कि फोटोसिंथेसिस होता, नॉट पॉसिबल। सो उसके बाद सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या थी, क्लोरोफिल। अगर मान लो क्लोरोफिल हमारे पास क्या है, इट इज ए ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लीव्स, ग्रीन लीव्स, ठीक है। अगर मान लो कि क्लोरोफिल किसी प्लांट में प्रेजेंट नहीं है तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल ना हो। तो आपको यहां से क्या समझ आएगा कि जब भी आपको किसी रिएक्शन की कंडीशन बताई जाएगी वो कंडीशन इस एरो के ऊपर या नीचे लिखी जाएगी कि इस केमिकल रिएक्शन की वजह कौन कौन सी कंडीशंस है। तो यहां पे आपको गैसियस स्टेट पता लग गया, लिक्विड स्टेट पता लग गई, और यहां पे आपको कंडीशंस पता लग गई कि कौन कौन सी कंडीशन यहां पे कंपलसरी है। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, हीट की, और ये कंडीशन कौन सी होगी, क्लोरोफिल की। तो अगर ये दोनों होंगे तो भी रिएक्शन क्या है, आगे फर्दर कंप्लीट हो पाएगी। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया फिर भी दोबारा रिपीट करके देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी कंडीशन हो। मान लो कंडीशन क्या है, हमने कार चलानी है, तो कार के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या होगी, उसमें फ्यूल होना चाहिए और उसकी जो मशीनरी है, ठीक है, मैकेनिकल वर्क है, वो अच्छी तरह से काम करना चाहिए। अगर फ्यूल ना होगा तो क्या वो व्हीकल, कोई भी व्हीकल चल पाएगा, नहीं, नॉट पॉसिबल। सो कंडीशन क्या होगी यहां पे कि फ्यूल हमारे लिए जरूरी है कार को चलाने के लिए या बाइक को चलाने के लिए। सो सेम एज दैट केमिकल रिएक्शन में भी जब हमें कंडीशन के बारे में बताया जाएगा तब वो और इंफॉर्मेटिव हो जाएगी कि इस केमिकल रिएक्शन में हमारे पास क्या कंडीशन है, कौन सी स्टेट में प्रोडक्ट है या कौन सी स्टेट में रिएक्टेंट है, और इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है या प्रोवाइड की जा रही है। सो ये सारी चीजें हमें केमिकल इक्वेशंस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि हम एक ही लाइन में लिखी हुई केमिकल रिएक्शन को इलेबोरेट करके कैसे दिखा पाए, ठीक है। इसीलिए हमने केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया ताकि हम बड़ी चीज को कंसाइज करके इंस्टेड ऑफ वर्ड्स कैसे यूज कर पाए। सो ये हमारा मोटिव था कि हमारे पास CO है, H2 गैस है, और यहां पे हमारे पास बन जाएगा CH3OH मिथेनॉल। कंडीशन क्या होगी, 300 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस। सो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, गैस, गैस और लिक्विड फॉर्म, ठीक है। अब यहां से आपको कौन कौन सी कंडीशन पता लग रही है, फिजिकल स्टेट पता लग रहा है, इसकी फिजिकल स्टेट पता लग रही है, और ये चीज हमें क्या बता रही है, कंडीशंस। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमारे पास हीट हमने क्या की, प्रोवाइड करवाई 300 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास सब्सटेंस से कुछ चाहिए थे, इनको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक ना रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए सब्सटेंस यूज किया जाता है ताकि हमारी स्पीड जो केमिकल रिएक्शन की कम और स्लो कर पाए। अभी तक हम यही समझेंगे, उसके बाद हम फर्दर रिएक्शन में आगे समझते जाएंगे। तो यहां से हमें पता लगा कि कंडीशन क्या है, ये कंडीशन थी। अगर ये कंडीशन होगी तभी हमारे पास क्या बनेगा, मिथेनॉल बनेगा, मिथेनॉल। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, एल्कोहल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे आप बनाने लग जाओ कि कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, हाइड्रोजन गैस ले लें और यहां से मिथेनॉल बनाएं। पहली बात तो 300 हमारे पास टेम्परेचर नहीं होगा, और कर भी लें ये टेम्परेचर, ये हमारे पास प्रेशर नहीं होगा, फिर ये सब सांस नहीं होंगे, ठीक है। तो घर पे ट्राई मत करना, ठीक है।
सो ये हमारे पास कंडीशन थी समझने के लिए और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमारी केमिकल रिएक्शंस को। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग, बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। हमें यहां पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब अभी हम यहां पे समझेंगे। और केमिकल इक्वेशन का जो भी मोटिव है वो विदाउट बैलेंसिंग इनकम्प्लीट है, कि रिएक्शन इनकम्प्लीट होती है अगर हम बैलेंसिंग की बात छोड़ दें। सो ये आपको फर्दर क्लासेस में बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आप केमिस्ट्री परस्यू करते हो तो। सो शुरू करते हैं हम। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब यहां पे हमें क्या दिख रहा है कि हम कोई ना कोई रिएक्शन करवाएंगे और रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट वाली साइड और रिएक्टेंट वाली साइड दोनों इक्वल होंगी। इक्वल किस फॉर्म में होंगी वो हमने देखना है। सो यहां पे हमारे पास कंडीशंस क्या आती हैं? कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन है एटम्स मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। नंबर ऑफ atoms must be equal on both sides. Third, mass must be equal on both side, both side. सो ये हमारे पास कंडीशंस हैं। हमेशा ये कंडीशन हमने चेक करनी है। इस कंडीशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो यहां पे हम एग्जांपल कौन सी ले रहे हैं? व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहां पे हमने ये रिएक्शन लिख लिया। तो यहां पे जब हमने रिएक्शन लिखी तो हमने क्या देखना है? पहले एटम मस्ट बी सेम। इसका मतलब क्या है? जो एटम हम रिएक्टेंट वाली साइड पे लेंगे वही एटम प्रोडक्ट वाली साइड आएगा। कैसे? मान लो मैंने यहां पे कार्बन लिया, यहां पे ऑक्सीजन लिया, तो यहां पे भी हमारे पास क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन। क्या यहां पे है? यस है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। अगर यहां पे कार्बन की जगह पे हाइड्रोजन लिख देते तो हमारी रिएक्शन क्या आ जाती? गलत। तो हमारी कंडीशन भी क्या हो जाती? गलत। सो हमारी पहली कंडीशन कंप्लीट हो रही है, एटम मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड। अब सेकंड कंडीशन उन्होंने बोला है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम मतलब कितने हाइड्रोजन है, सॉरी कितने कार्बन है रिएक्टेंट वाली साइड, प्रोडक्ट वाली साइड, कितने ऑक्सीजन है रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड। तो हम ये देखेंगे। यहां पे हमने देखा कि कार्बन यहां पे कितने हैं? कितने एटम है कार्बन के? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। सो कार्बन के यहां पे कितने एटम है? 1। कौन सी साइड पे? रिएक्टेंट वाली साइड पे। प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने एटम है? 1। सो कार्बन का जो एटम है वो कंप्लीट हो चुका है दोनों साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे इक्वल। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। तो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। सो देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। सो ऑक्सीजन एटम्स आर इक्वल। सो हमारी सेकेंड कंडीशन भी क्या हो गई? फुलफिल हो गई है। उसके बाद मास मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड। ये कंडीशन कहां से आई? हमने 9th क्लास में पढ़ा था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया था कि वहां पे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बता रहा है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द एटम, अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट। जो भी हम चीज देखेंगे, कोई भी चीज हो उसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है और अपना खुद का एक मास है। अब ये मस्ट बी इक्वल कैसे? मान लो मैंने 5 ग्राम कार्बन ले लिया
और 5 ग्राम क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। जब मैंने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो दोनों के वेट भी तो ऐड होंगे ना, तो टोटल वेट कितना होगा इनका, 10 ग्राम। अब 10 ग्राम जब कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। और 10 ग्राम हम ये बोले कि चेंज होगा, 5 ग्राम रह जाएगा, 7 ग्राम रह जाएगा, नहीं। हमने क्या किया, 5 ग्राम ये लिया, 5 ग्राम ये लिया, दोनों का टोटल वेट कितना हो गया, मास कितना हो गया, 10 ग्राम। सो कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल मास कितना रहेगा, 10 ग्राम। सो यहां पे टोटल हमारा मास कितना रहा, प्रोडक्ट वाली साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे 10 ग्राम रिएक्टेंट वाली साइड पे और 10 ग्राम प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो यहां पे हमारी कंडीशन क्या होगी, फुलफिल हो चुकी है, मास मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड। सो यहां से हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिलती है। इस कंडीशंस को आपको बोला जाता है कि ये कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होगी। और ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आता है, चाहे 1 नंबर में आ जाए चाहे 2 नंबर में आ जाए, कि व्हाट आर द कंडीशंस बिहाइंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस और व्हाट इज द केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। सो इट्स सेड दैट व्हेन नंबर ऑफ एटम्स एंड मास मस्ट बी इक्वल इन केमिकल इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो यहां से आपको आई होप कि समझ आ जाएगा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे, हम समझेंगे और इजी वे से समझेंगे कि हमें बैलेंस कैसे करना है, किस एग्जांपल को कैसे हम बैलेंस करेंगे। सो अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे बैलेंसिंग की, कि हमें कैसे बैलेंसिंग करनी है, कौन सा इजी वे है। लेकिन उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल्स के बारे में देखते हैं कि ये जो मैंने यहां पे लिखा है ये चीज क्या है। ये हमारे पास डायटोमिक एलिमेंट्स हैं। डायटोमिक एलिमेंट्स मतलब जो हमने ये यहां पे 2 लिखा है, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 2, Cl2, I2, F2, Br2, ये क्या है। जब हम नेचर से इसको इन सभी एलिमेंट्स को एक्वायर करते हैं ना, तो ये हमें इसी फॉर्म में मिलते हैं, H2 फॉर्म में, O2 फॉर्म में, N2 फॉर्म में। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमने जो आगे एग्जांपल्स करनी है वहां पे ये ऐसे ही लिखे पाएंगे आप। और यहां पे मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि जब हम केमिकल रिएक्शन लिखें कोई तो ये 2 कहां से आ गया और ये 2 कहां से आ गया। इसलिए मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स में मिलता है, O2 लिखते हैं, नाइट्रोजन 2 मतलब N2Cl2 I2 क्लोरीन, और इसी फॉर्म में हमारे पास ये मिल रहा है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब 2 एटम्स होंगे, ठीक है। तो जब 2 एटम मिल जाते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अब हम एग्जांपल शुरू करते हैं, ठीक। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। सबसे इजी एग्जांपल ले रहा हूं पहले। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स हाइड्रोजन ऑक्साइड, बैलेंस इक्वेशन। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए हमें किसे बैलेंस करना है। पहले सबसे पहले आप मेटल यहां पे देखोगे कौन सा है, उसको आप बैलेंस करोगे, देन नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। आपकी इक्वेशंस कभी गलत नहीं होंगी, ठीक है। आप लाइन वाइज हमेशा इन चीजों को फॉलो करना। सो यहां पे हमारे पास हमने देखना है कि मेटल है या नहीं है। मेरे को यहां पे कोई भी चीज मेटल नहीं दिख रही, ठीक है। तो मेटल यहां पे नहीं है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले सबसे पहले टेबल बनाऊंगा। तो टेबल में मैं क्या लिखूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके होंगे, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, ठीक है। और मैं यहां पे लिखूंगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे, 2, और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं, 2। एक बार हमने लिखना है, बैलेंस हम उसी के हिसाब से करेंगे। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं, 1, ठीक है। मैंने ये देख लिया, मैंने यहां पे ये देख लिया कि ये तो बैलेंस ही है, ये बैलेंस नहीं है। उसके हिसाब से चले तो हमारे पास पहले क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। यहां पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2। सो यहां पे हमें 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
किस नंबर से करना पड़ेगा, जितने चाहिए या कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और वो हमेशा मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर हमेशा यहां पे आगे रहेगा। ठीक है, ये याद रखना बात, हमेशा आगे करेंगे। सो अब हमारे पास दोबारा से फिर चेक करेंगे कि मेरे पास ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं, रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 और प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हो चुके हैं 2। सो यहां पे इसको मैं काट के क्या लिखूंगा 2। क्या आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है? यस। अब हम देखेंगे कि हमारा हाइड्रोजन कितने हैं। यहां पे कितने हैं, रिएक्टेंट वाली साइड पे 2, प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हैं 4। हाउ इज दिस पॉसिबल? 4 कैसे हो गए? यहां पे जो हमने 2 ऑक्सीजन के लिए लगाया था वो 2 H2O के लिए भी तो है ना। कैसे? मान लो आपको बोला जाए मैथ में कि आप इक्वेशन करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करो आप ए बी के साथ, तो आप क्या लिखोगे 2AB, ऐसा ही लिखोगे ना कुछ। सो वही चीज यहां पे है, ये ए और ये बी। तो मैंने एग्जांपल में आपको समझाया कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो इसके साथ भी होगा। तो यहां पे जब मैंने हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां पे कितना बन गया, ये 4, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास पहले ही हाइड्रोजन कितने थे 2। अब हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने हो गए 4। अब हम किसे और कैसे बैलेंस करें? हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट वाली साइड पे कितने आ गए 4, और हाइड्रोजन वाली साइड और जो हमारे रिएक्टेंट वाली साइड पे हाइड्रोजन वो वहां पे कितने 2। तो मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा 2 के साथ। तो यहां पे टोटल कितने हो गए 4। यहां पे हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2। सो हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 4 आ चुके हैं और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 4 आ चुके हैं। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे भी 2 थे और हमने कितने बना लिए 2 बना लिए। सो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, और इसको कोई भी गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपने इसी तरह से फर्दर एग्जांपल्स करनी है। हम 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि कोई ना कोई हमारे पास कंपाउंड जो रिएक्ट कर हो रहा है और उसके बाद प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, बेरियम क्लोराइड reacts with sulfuric acid, then it forms barium sulfate and byproduct is HCl, hydrogen chloride. So hydrochloric acid also. अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उसके बाद हमने क्या लिखा, पहले मेटल चेक किया, कितने मेटल है, बेरियम यहाँ पे मेटल है। ठीक है, उसके बाद कोई और मेटल है नहीं है, तो हमने क्या लिखा, क्लोरीन, देन सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके अकॉर्डिंग देन हाइड्रोजन। ठीक है, अभी रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने बेरियम प्रेजेंट है, यहां पे हम क्या लिखेंगे 1, क्योंकि एक ही है और तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को। यहां पे कितने हैं 1। क्लोरीन कितने हैं यहां पे 2, यहां पे कितने 2, नो 1। ओके, ये ध्यान रखना आपने, वहां पे कितने हैं 1। सल्फर कितने हैं यहां पे 1, वहां पे कितने सल्फर 1। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे 4, वहां पे कितने हैं 4। हाइड्रोजन कितने हैं 2 और प्रोडक्ट वाली साइड पे 1। सो अब बैलेंस करते हैं। बेरियम हमारा बैलेंस्ड है तो हम क्या करेंगे, बेरियम को टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन हमारा यहां पे 2 है, यहां पे कितना है 1। तो अब क्या करेंगे, हम क्लोरीन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ। तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई तो किया, यहां पे कितना आ गया 2। उसके बाद हम चेक करते हैं सल्फर कितने हैं, यहां पे 1 1, उधर कितने हैं 1। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 4 और यहां पे भी 4। उसके बाद हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं 2, पहले कितने थे 1, अब यहां पे कितने हैं 2, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लोरीन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं 2 के साथ। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हर स्टेप में, एक स्टेप करने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस तो नहीं हो चुका। अगर हो चुका है तो फर्दर आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुकी है। तो हमने 2 को पहले ही क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई किया था क्लोरीन के साथ, अब हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी हो चुका है पहले ही, तो यहां पे हमने काट के क्या लिख दिया 2, और हमारी इक्वेशन क्या हो गई है बैलेंस। तो अब हमने क्या किया, यहां पे इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया। एक एग्जांपल हम और करेंगे।
यहां पे मेरे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट होल थ्राइस प्लस NaOH। प्रोडक्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहां पे प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा है AlOH थ्राइस, उसके बाद प्लस Na2SO4। ठीक है, तो अब हम यहां पे देखेंगे हमारे पास मेटल कितने हैं। एक मेटल ये रहा, एक मेटल ये रहा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एल्यूमिनियम है और हमारे पास सोडियम है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारे पास कौन कौन सा है, सल्फर है पहले तो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, यही है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल वाली साइड पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। इधर कितने हैं, 1। फिर उसके बाद सल्फर कितने हैं यहां पे, सॉरी सोडियम पहले देखेंगे। सोडियम यहां पे कितने हैं, 1। उधर कितने हैं, 2। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे सल्फर, यहां पे कितने हैं, 3। यहां पे कितने हैं, 1। उसके बाद ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं, 4 3 12, क्योंकि यहां पे कंप्लीट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे 12 ऑक्सीजन तो यहां पे है, एक ऑक्सीजन ये ना, तो टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड पे कितने हो गए, 13। अब इधर वाली साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 3, और यहां पे कितने हैं, 4, मतलब 7 ऑक्सीजन। देन उसके बाद अब हाइड्रोजन काउंट करते हैं, यहां पे कितने हैं, 1, यहां पे कितने हैं, 3, 1 और 3। अब हमें ये कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे कुछ भी कंप्लीट बैलेंस नहीं है। तो एल्यूमिनियम यहां पे कितने हैं, 2, कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पे 2 के साथ। तो मैंने क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और यहां पे 2 हो गए, यहां पे 2 हो गए, मैंने यहां पे लिख दिया, ये बैलेंस हो चुका है। ठीक है, अब फिर उसके बाद मैं देखूंगा सोडियम यहां पे कितने हैं, यहां पे कितने हैं सोडियम, 1, यहां पे कितने हैं, 2। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी के साथ। तो मैंने मल्टीप्लाई किया, किसके साथ मल्टीप्लाई क्यों करूं, 2 के साथ। यहां पे भी 2 है तो यहां पे भी 2 है। अब यहां पे कितने हो जाएंगे, 2, ये 2 हो चुके हैं। अब ये बैलेंस हो चुका है। अब हम सल्फर पे चलते हैं, यहां पे सल्फर कितने हैं, 3। ठीक है, वहां पे सल्फर कितने हैं, 1, कितने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ। तो यहां पे इसको क्रॉस करके मैंने क्या किया, यहां पे 3 लिख दिया। तो ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस अभी तक। अब हम दोबारा चेक करते हैं, एल्यूमिनियम कितने हैं यहां पे, 2, यहां पे कितने हैं, एल्यूमिनियम 2, मल्टीप्लाई कर दिया था। यहां पे सोडियम कितने हैं, 2। अब यहां पे सोडियम कितने हैं, 6। तो अभी हमें यहां पे 6 हो चुके हैं, मतलब अनबैलेंस हो चुके हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहां पे अगर 6 हो चुके हैं तो यहां पे 6 बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 के साथ। सल्फर फिर चेक करते हैं, यहां पे कितने सल्फर, 3, यहां पे कितने, 3। तो ये क्या है, ये बैलेंस्ड है। अभी तक ये तीनों बैलेंस है, आगे का कुछ नहीं पता। उसके बाद हम चलते हैं ऑक्सीजन पे, यहां पे कितने ऑक्सीजन, 12। यहां पे अब ऑक्सीजन कितने, 6। पहले कितने थे, 13। अब कितने हैं, 18। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, 18। ठीक है, उसके बाद इधर कितने ऑक्सीजन, 3 और 6, 2, 3 2 6। कैसे, पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 हो जाएंगे, फिर इसको कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 6। यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4, 4 3 12, तो 12 ऑक्सीजन। 6 और 12 कितने हो गए, 18। तो यहां पे 18। देन उसके बाद हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं, 6। तो यहां पे हमने क्रॉस करके क्या लिख दिया, 6। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 ये रहे, 3 2 6 ये रहे। तो यहां पे भी कितने हो गए, 6। सो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। सो इस तरह से ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीछे वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मैंने यहां पे पहले लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आपको यहां से इस इक्वेशन को सीखना पड़ेगा, बाकी इक्वेशंस भी आपको ऐसे करनी पड़ेंगी, और इस इक्वेशन को आप खुद भी करके देखना। और ये टेबल फॉर्म में आप पहले टेबल फॉर्म में करोगे, देन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आप इसके बिना भी कर पाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहना, इसी तरह से आप इस चैनल को देखते रहना। जितना भी आपने अभी तक सपोर्ट किया है और शेयर किया है, तो उसके लिए थैंक यू। आगे भी आप करोगे, और इसी तरह आपको मटेरियल मिलता जाएगा। सो जब भी कोई नया मटेरियल आएगा, आप प्लीज
बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको पता लग जाए कि कोई नया मटेरियल आया है। और डिस्क्रिप्शन में इस बार मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, अगर वहां पे कोई भी आपको क्वेरीज हो वहां पे आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको आंसर लिख के या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।